हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑफ द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सन, हमने ये कवर किया है। और अभी हम कुछ अर्थ की हिस्ट्री और उसकी फॉर्मेशन और उसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। और इसी लेक्चर में हम कॉमेट्स की भी बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। So friends, coming on to the early history on Earth. The Earth has been constantly evolving and changing ever since its origin about 4.5 billion years ago. तो अर्थ की जो एज मानी जाती है साइंटिफिकली वो 4.5 बिलियन ईयर्स की मानी जाती है, जो आज तक एज उसकी हो चुकी है। और इस ड्यूरिंग उस अर्थ के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रही हैं। और ये आज की डेट तक भी इवॉल्व हो रही है इनटू इट्स प्रेजेंट स्टेज एंड फ्यूचर वन। In the first tens of millions of years of Earth's revolution, the impact of small bodies, gravitation, squeezing together of matter, and some other factors heated it. तो पहले जो टेंस ऑफ मिलियंस ईयर्स थे, करीब कहिए कि 1 करोड़ साल तक, अर्थ की जो अंदर इम्पैक्ट हुआ किस चीज का, स्मॉल बॉडीज का, ग्रेविटेशन से, स्क्वीजिंग ऑफ मैटर से, मैटर जो इकट्ठा होना शुरू हुआ, क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ मैटर हुई, और अदर फैक्टर्स जो भी पॉसिबल थे वो एवोल्यूशन के ड्यूरिंग हुए। और उनसे इसमें हीट प्रोड्यूस हुई। दिस हीट कॉज्ड सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू मेल्ट। काफी सारे इसके जो जिन चीजों से अर्थ बनी थी वो मेल्ट होना शुरू कर गए। आयरन मेल्टेड बिफोर मोस्ट ऑफ द सिलिकेट्स। जो सिलिकेट्स हैं वो कम मेल्ट हुए और आयरन जल्दी मेल्ट होता है, क्योंकि आयरन एक मेटल है। सिंस इट वाज हेवियर एंड इट टेंडेड टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर, फोर्सिंग अप द लाइटर सिलिकेट्स टुवर्ड्स द सरफेस। तो आयरन जैसे जैसे मेल्ट होता गया वो सेंटर की तरफ घुसता गया, धंसता गया अर्थ के सेंटर की तरफ। और उसके अंदर जो लाइटर वाले सिलिकेट्स थे वो उनको सरफेस की तरफ धकेलता रहा। As iron descended, the Earth's surface heaved and huge bubbles formed, with volcanoes exploding through it and lava flowing over large parts of it. तो जैसे जैसे आयरन अंदर सेंटर की तरफ घुसता रहा, धंसता रहा, तो उसका जो और सिलिकेट्स को बाहर धकेलता रहा, तो उसके अंदर से गैस के और सिलिकेट्स के बबल्स के फॉर्म में लावा एक्सप्लोड आउट करता रहा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज। देर आर देर वर वायलेंट स्टॉर्म्स टू। बहुत सारे तेज तूफान भी आते रहे। एट लास्ट मोस्ट ऑफ द आयरन रीच द सेंटर वेर इट अकोमुलेटेड एज द कोर। और आखिर में जो आयरन था वो इसकी सेंटर तक पहुंच गया अर्थ की, और वहां पे ये एज कोर अभी भी पड़ा हुआ है। स्लोली द अर्थ कूल्ड एंड क्वाइटेंड डाउन। और धीरे धीरे अर्थ भी ठंडी होती गई और सारा कुछ वॉल्केनोज वगैरह शांत हो गए और स्टॉर्म आने भी बंद हो गए। तो तब आयरन की कूलिंग हुई और सेंटर का कोर में आयरन एज ए सॉलिड मटेरियल फिक्स हो गया। Then a thin shell of solid rock was formed on its surface. The rock shell accumulated as the initial continents at the top of the lithosphere like huge rafts. तो करीब 200 बिलियन साल पहले वहां पे अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ थिन सॉलिड क्रस्ट बनना शुरू हो गया अर्थ का। तो वो एक अकुमुलेटेड एक ही जगह पे, जैसे बहुत बड़ा एक रॉक सॉलिड एक फ्लैट एरिया बनना शुरू हो गया। तो उसको साइंटिस्ट ने कहा कि ये सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन थी, ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट। तो these initial continents drifted about for billions of years. Scientists believe that they formed a supercontinent which about 200 million years ago began to drift apart to become the present continents. तो धीरे धीरे जो ये सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर अब एक दूसरे से कुछ कुछ अलग होने लगा, एक दूसरे से दूर जाने लगा। तो ये देखिए 200 मिलियन ईयर्स अगो एक ही कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट जैसे दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा एक सॉलिडिफाइड अर्थ का सरफेस है। और 130 मिलियन ईयर्स अगो ये थोड़ा थोड़ा अपने एक दूसरे से थोड़े थोड़े पार्ट सेपरेट आउट होना शुरू हुए और ये कुछ ज्यादा एरिया में फैल गया। 65 मिलियन ईयर्स एगो और भी सारे एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए। और धीरे धीरे जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके मुताबिक ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हो गए। तो कहा जाता है कि दिस जो कॉन्टिनेंट्स हैं दीज आर एवर एक्सपेंडिंग, और एक दूसरे से अभी भी ये दूर जा रहे हैं।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आई, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। द सन्स रेडिएशन हैड रिमूव्ड द गैसेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस, so the early earth had no atmosphere. Water vapor, carbon dioxide, methane and ammonia were released from the molten mass and volcanic eruption, and they formed the initial atmosphere. तो शुरू शुरू में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि देयर वर नो सस्पेंडेड गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। सो इसलिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई हीट रेडिएशन एंट्रैप नहीं होती थी। तो लेकिन जब सन की रेडिएशन बहुत तेज एनर्जी के साथ इसके ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़नी शुरू हुई, तो वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब मोल्टन मास जो लावा के फॉर्म में ऊपर आ रहा था उसमें से एस्केप आउट होनी शुरू हुई। और वॉल्केनिक इरप्शन से जो ये गैसेस जब ये रिलीज होनी शुरू हुई, तो ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रही अप टू सम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। The UV rays from the sun broke up water into its constituents hydrogen and oxygen. हमें पता है कि जो पानी है, वाटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज आई सन में से, सनलाइट में से, उन्होंने इस वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। बीइंग ए लाइट गैस, हाइड्रोजन एस्केप्ड फ्रॉम द अर्थ। तो हाइड्रोजन हल्की है, इसलिए उसको अर्थ से बाहर जाने का मौका मिल गया, अर्थ के सरफेस से दूर जाने का मौका मिल गया। ऑक्सीजन combined with ammonia and methane to form water, nitrogen, carbon dioxide and other compounds. तो ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलके ये सब पानी फिर से बना, नाइट्रोजन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना और दूसरे कंपाउंड्स भी बनने शुरू हो गए। हायर अप, 3 atoms of oxygen combined to form ozone molecules, and so the ozone layer was formed at the same time. At the As the earth cooled further, the water vapor in the atmosphere became condensed, and it fell as rain to fill the huge craters on the earth. तो धीरे धीरे जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी में से टूट के अलग अलग होने शुरू हुई, तो 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनाती हैं। इसका फॉर्मूला O3 होता है, क्योंकि इसमें 3 atoms ऑफ ऑक्सीजन होती हैं। तो ये ओजोन लेयर बनना शुरू हुई हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर जाके, जहां पे ये तीनों मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के तीनों एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बनना शुरू हुआ। तो वहां पे एक ओजोन की लेयर बनी। तो ये ओजोन की लेयर आज भी प्रेजेंट है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि ये जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रीली अर्थ के सरफेस को तक पेनिट्रेट कर पाती, ओजोन लेयर उनको रोकती है वहीं पे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाना चाहिए, ताकि वो, नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर आती हैं और हमारी स्किन को और हमारे बॉडी सिस्टम को खराब कर सकती हैं। और जैसे जैसे फिर अर्थ ठंडी होती गई, वॉल्केनोज शांत होते गए, तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थे वो भी कंडेंस होते गए, और धीरे धीरे वो पानी के रूप में बरसना, बीच बीच में बरस भी जाते थे। और जो भी धरती के ऊपर बड़े बड़े क्रेटर्स थे, खड्डे थे, गड्ढे थे, उनको पानी ने भरना शुरू कर दिया, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज भी बनना शुरू हो गई। तो इस तरह से हम ये भी डिस्कवर करते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल बनी फॉर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो प्लस वो नुकसानदायक तो है, हमें मालूम है कि अगर वो डायरेक्टली हमारी स्किन के ऊपर पड़े, तो कैंसर जैसी बीमारी भी, हमारी स्किन का कैंसर भी उनसे हो सकता है। लेकिन about 4 billion years ago, a much more remarkable process began on the earth. This was the first feeble start of life. Paradoxically, the same ultraviolet rays that would kill most modern creatures today helped the beginning of life. तो कैसे बिगिनिंग ऑफ लाइफ में हेल्प किया अल्ट्रावायलेट रेज ने, कि जो पानी के रूप में वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड थे इनटू द एटमॉस्फेयर, उनको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स में ब्रेक डाउन किया, और ऑक्सीजन फिर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने में हेल्पफुल रही, और एक एटमॉस्फेयर बना, ओजोन लेयर बनी। तो ये सब जो प्रोसेसेस हुई, इन्होंने हेल्प किया फॉर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। द अर्थ हैज ए स्पेशल रिलेशनशिप विद द सन। सन के साथ भी अर्थ का स्पेशल रिलेशनशिप है। वो क्या है कि सन इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। तो लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड बट फॉर द सन।
It is a steady source of energy for all basic processes that sustains life. Also, the Earth's distance from Sun is such as to produce a climate which was and still is quite mild, conductive to our kind of life. तो सन जो धीरे धीरे हर रोज एनर्जी हमें दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, जिससे प्लांट लाइफ जो है वो पॉसिबल है, प्लांट की फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हुई, और फोटोसिंथेसिस होने के कारण ऑक्सीजन जो रिलीज हुई वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए काम आई। तो एक साइकिल बन गया स्टार्टिंग फ्रॉम द सनलाइट, जो हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए हेल्प कर रहा है आज भी अर्थ की सरफेस के ऊपर। प्लस जो वाटर साइकिल है वो भी सन के साथ चलता है। पानी तीनों फॉर्म्स में अगर मिलता है तो वो भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सन ही हमें मिलता है, क्योंकि जब तक वो स्टीम नहीं बनेगा तब तक वो आगे साइकिल नहीं चलेगा। तो पानी की जो सर्कुलेशन है फ्रॉम अर्थ टू इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड रेनिंग डाउन अगेन, तो ये एक साइकिल है, वो भी सन की वजह से चल रहा है। तो सन इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इट इज ए सोर्स ऑफ लाइफ फॉर द life to sustain on the surface of the earth. Then friends, we should learn something about comets. A cloud made of comets. तो ये comets क्या हैं? The cold outer areas beyond Pluto are the regions of comets, those visitors that dash around the sun, seldom to be seen again. Comets are of great interest because they are the relics of the early history of the solar system. तो कॉमेट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं कि जो प्लूटो के बाहर का एरिया है बहुत ज्यादा ठंडा है, जहां पे कॉमेट्स का रीजन कहा जाता है कि है, तो वहां पे कॉमेट्स आते हैं और सन की तरफ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सन की तरफ जाते हैं तो इतना पिघल जाते हैं कि दोबारा वो दिखाई भी नहीं देते हैं, दे जस्ट एलिमिनेट। और कॉमेट्स कॉमेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हम इंटरेस्ट से उनको देखते भी हैं, क्योंकि वो अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सोलर सिस्टम से ही हमारे साथ हैं, हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट भी हैं। When solar matter was churning and sun had just been ignited, its energy drove the lighter elements into the outer reaches of the solar system. तो जैसे जैसे सन बना जाए पहले, और सोलर सिस्टम अभी बन रहा था, घूमना शुरू हुआ, और उस जो सन की हीट थी उसके साथ साथ जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो मेल्ट करके, या जो पानी का जैसे ब्रेक डाउन हुआ, उसमें से जो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, लाइटर गैसेस ऊपर चली गई एटमॉस्फेयर में, और सोलर सिस्टम के अंदर स्पेस में जानी शुरू हो गई। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन कलेक्टेड into something called snowy cotton balls, and they still float as clouds at a distance of about 1 lakh times the distance of earth from the sun. तो जैसे जैसे गैसेस ऊपर जानी शुरू हुई, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब कलेक्ट होना शुरू हुई इन द फॉर्म ऑफ कॉटन बॉल्स, जैसे कि कॉटन की बॉल्स हों, ऐसे ऐसे इनकी स्ट्रक्चर बनना शुरू हुई, और ये इतनी दूर बनना शुरू हुई कि जितना कि धरती और सन का डिस्टेंस है उससे करीब 1 लाख टाइम्स दूरी पे, इतनी बाहर। और तभी कहा जाता है कि प्लूटो के भी बाहर इनका जो रीजन है वो उसमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं। दिस थिन क्लाउड ऑफ कॉमेट्स reaches out to a distance halfway to the nearest star, that is almost a few billion kilometers away from the earth. तो फिर ये धीरे धीरे जो क्लाउड बना, उसका क्लाउड का जो एनर्जी है वो इतना गेन हो जाता कि फिर इसकी भी टेंडेंसी रहती थी कि सन के आसपास ये भी चक्कर काटे, और ये फिर धीरे धीरे स्पेस के अंदर आना, सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और इसको फिर वही जो ऑलमोस्ट ए फ्यू बिलियन किलोमीटर तक ये अंदर आ जाते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस तक ये हेल्दीली आते हैं, उसके बाद सन की हीट से मेल्ट डाउन कर लेते हैं। Comets are made mainly of ices, that is ordinary water and ice mixed with frozen gases such as methane, carbon dioxide and ammonia. These ices are mixed with specks of dust that makes them look like dirty snowballs. तो जो कॉमेट है वो मेनली आइसिस के ही बने हुए हैं, जो पानी है वो मिक्स होता रहता है विद फ्रोजन गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो ये इन सब का जो सॉलिडिफाइड मिक्सचर है स्नोबॉल्स की तरह दिखाई देता है, और ऐसे लगता है कि जैसे स्नोबॉल बिल्कुल सफेद होने की जगह पे कुछ डर्टी हो चुकी हैं, क्योंकि कार्बन वाला जो कंटेंट है उसके अंदर उस ब्लैकनेस लेके आता है, और इसलिए वो थोड़ा डर्टी स्नोबॉल्स की तरह दिखाई देता है जो कि ट्रेवलिंग इन द स्पेस रहता है।
Billions of comets stay in their great cloud, moving slowly in enormous orbits around the sun. Within this cloud, comets do not shine. तो बिलियंस ऑफ कॉमेट्स जो है वो अपने क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स के अंदर भी रहते हैं, और जब तक वो इस इन क्लाउड्स के अंदर रहते हैं तब तक वो शाइन नहीं करते हैं। उनकी शाइनिंग, क्योंकि शाइनिंग तब होगी जब वो सनलाइट, इसके ऊपर जो सनलाइट पड़ेगी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब वो क्लाउड्स के बाहर आते हैं तब वो शाइन करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं वो क्लाउड से बाहर कैसे आते हैं। वंस इन ए while the gravity of passing star disturbs this cloud. A few comets then move into interstellar space and are lost into the solar system. Others move towards the sun. तो कभी कभी फिर क्या होता है कि जब किसी भी वो क्लाउड की ग्रेविटी, वंस इन अ व्हाइल द ग्रेविटी ऑफ पासिंग स्टार, किसी पास में चल जाते हुए स्टार की ग्रेविटी से वो क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिस्टर्ब होने के बाद वो क्लाउड डिस्टर्बेंस एक स्पेस क्रिएट कर देती है फॉर दिस कॉमेट, फॉर दिस स्नोबॉल्स टू मूव आउट ऑफ द क्लाउड। और फिर उसके बाद ये जो कॉमेट्स हैं ये इंटरस्टेलर स्पेस में भी चले जाते हैं, और कई बार तो ये सोलर सिस्टम में ऐसे गुम हो जाते हैं कि दोबारा दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन नॉर्मली फिर और कुछ जो रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता जिनके साथ, वो फिर भी सन की तरफ मूव करते रहते हैं टू मेक ए रेवोल्यूशन अराउंड द सन। So as the comet moves towards the sun, its surface is warmed by the strengthening sunlight. जैसे जैसे वो सन के पास जाता है, उसके जो बाहर की गैसेस हैं वो सनलाइट तेज होने की वजह से थोड़ा मेल्ट डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। Some of its frozen material turns into gas, forming a rapidly growing cloud called its head or coma around its center. तो जैसे जैसे ये सन के पास, देखिए इस फिगर में दिखाया है, जैसे जैसे सन के पास जा रहा है तो ये इसका जो हेड है वो सन की तरफ ही डायरेक्टेड है, लेकिन जो इसकी टेल्स हैं, इसकी जो गैसेस हैं वो मेल्ट डाउन होके और लंबी होती जा रही हैं। यहाँ छोटी थी, थोड़ी और लंबी हुई, थोड़ी और लंबी हुई, यहाँ पे सबसे ज्यादा लंबी हुई क्योंकि सन के साथ इसका डिस्टेंस बहुत कम हो गया है। और जो ये फ्रोजन मटेरियल है वो गैशियस फॉर्म में आने के बाद एक डस्ट की टेल अलग से बन जाती है, और जो फ्रोजन गैसेस की टेल है, आयरन टेल है, वो अलग रह जाती है। तो लेकिन सन के पास तक जाते जाते ये टेल और भी लंबी होती जाती है। On getting nearer to the sun, more gas evaporates and its head becomes bigger and brighter. Also, a brilliant tail made of dust and gas is pushed out of the head by the pressure of the sunlight and the solar wind. This tail extends in a direction away from the sun. तो ये हमेशा यही होता है कि जो जैसे जैसे सन के पास जाता रहता है ये कॉमेट, तो ये इसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस से शाइन करता है, क्योंकि ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है ऑन इन ऑल द डायरेक्शंस। और इसकी जो इसके जो फ्रोजन मटेरियल थे, फ्रोजन या डस्ट पार्टिकल्स भी थे, वो फ्रोजन होने के बाद, सनलाइट के एनर्जी गेन होने के बाद वो मेल्ट डाउन करते हैं, और जो गैसेस हैं इसकी वो इसके हेड से अवे जाना शुरू हो जाती हैं, जो कि सन से ऑपोजिटली डायरेक्टेड रहती हैं। तो जैसे जैसे सन के पास इसका जाना होता है तब वैसे वैसे इसकी टेल लंबी होती जाती है, और जैसे जैसे सन से फिर से इसकी दूरी बढ़ती जाती है तो इसकी टेल फिर से छोटी होती जाती है, क्योंकि जो फिर से इसका सस्पेंडेड मटेरियल है वो फिर से इन फ्रोजन फॉर्म आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसकी ये जैसे पूंछ दिखाई देती है एक तारे की, इसको पुच्छल तारा बोलते हैं हिंदी में। तो कॉमेट इज कॉल्ड ए पुच्छल तारा इन हिंदी। तो अल्टीमेटली कॉमेट्स के साथ होता क्या है, इसके दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो जब वो सन के बहुत पास में चला जाता है, या दूसरा जो सन के जब पास में नहीं जाता है। तो जानते हैं दोनों केसेस में होता क्या है इसके साथ। इफ ए कॉमेट passes very close to the sun, it acquires enormous speed, more than a million kilometers per hour, and moves off into the space along with their tails. Most comets depart on long elliptical orbits, billions of kilometers into the deep space, and remain there for thousands of years. तो जो जो सन के पास जाते हैं उनकी स्पीड सन के पास जाते जाते इतनी फास्ट हो जाती है कि मोर देन मिलियन ऑफ किलोमीटर्स पर आवर। अब देखिए इस पिक्चर में एक GIF है, इसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे ये कॉमेट सन से अभी दूर है, जैसे तो बहुत स्लो स्पीड में है, जैसे जैसे ये पास जाएगा इसकी स्पीड ये बढ़ गई, ये बहुत तेज बढ़ गई, और फिर सन से दूर जाते जाते इसका फिर से स्लो डाउन हो गई है। तो ये ऐसे सन के आसपास जाके चक्कर काटना शुरू हो जाता है, और फिर यही चक्कर काटते काटते वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टुगेदर ये ऐसे ही स्पेस में घूमता रहता है। पर जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, बट ए फ्यू विच डू नॉट एस्केप
from the sun so easily. If they happen to pass near a large planet, particularly Jupiter, its gravitational force pushes them down into the short period orbits around the sun. One of the most famous comet is Halley's Comet, which returns once every 74 to 79 years. It was last seen in 1986. तो जो सन से नहीं बच पाते हैं उनका क्या होता है कि जब कोई बड़े प्लेनेट के पास से वो गुजरते हैं, जैसे जुपिटर जैसे बड़ा प्लेनेट हो, तो जो जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुश है वो इसको शॉर्ट ऑर्बिट में भेज देती है, जो कि सन के अराउंड चक्कर काटती रहती है। और उस चक्कर काटते काटते ये एक फिक्स पीरियड में दिखाई देता है। हाँ, जैसे हम अर्थ से देखें या किसी और जगह से देखें, एक फिक्स जगह से देखने में ये करीब 74 टू 79 ईयर्स लेता है फॉर द फुल पाथ टू बी सर्कुलेटेड अलोंग। तो हर 74 या 79 साल बाद ये दिखता है। इसका एक एग्जांपल है हेलीज कॉमेट, जो कि 74 या 75 या 79 साल बाद दिखता है। तो ये लास्ट जो हेलीज कॉमेट है इसका 1986 में दिखाई दिया था। तो ऐसे ही बहुत सारे अभी कॉमेट होंगे जो अभी डिस्कवर भी नहीं हुए, जो टाइम टू टाइम फिक्स टाइम पे दिखाई देते हैं, अगर वो किसी बड़े प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अंदर फील्ड के अंदर आ जाएं तो। और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि वो धरती के फील्ड में भी एंटर कर जाते हैं कॉमेट्स। जैसे समटाइम्स फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द कॉमेट्स फॉल ऑन द अर्थ प्रोड्यूसिंग मीटियोर्स। जो भी इसके फ्रेगमेंट्स अर्थ के ऊपर आते हैं उनको मीटियोर्स बोला जाता है। हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जो मीटियोराइट्स हैं दे आर लाइव लेबोरेटरीज, और जो उनको हमें हेल्प मिलती है उनको अपनी साइंटिफिक लैब्स में स्टडी करने के लिए, फॉर द फाइनलाइजिंग द स्टडी ऑफ our solar system or space. Comets returning repeatedly lose their gases each time. When all their ices melt, comets disintegrate, leaving a stream of small particles that spreads out thinly and loses its identity. तो ये सारा जो कॉमेट है देर इज नथिंग सॉलिड अबाउट इट, तो सारी गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे जैसे चक्कर काटते रहते हैं वो सारे कॉमेट आइसेस उनकी मेल्ट कर जाती हैं और कॉमेट्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो थिन स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स उसमें से स्प्रेड आउट होती रहती हैं, और अल्टीमेटली वो सारा का सारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है और दे जस्ट वेनिश अवे। तो ये कॉमेट की एक अल्टीमेट जो लाइफ है वो हमने ऐसे डिस्क्राइब की है और जाना है उसको।